जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9th का चैप्टर होगा 10.3 और चैप्टर का नाम है ब्रीथ सर्कल। इससे पहले हमने ब्रीथ से संबंधित जितने भी बातें हैं वो हमने बता दिया है और कुछ प्रमेय भी बताया है और प्रश्नावली 10.1 और 10.2 भी हमने बता दिया है। तो आज हम आप लोग को बताएंगे 10.3 से संबंधित प्रश्न। 10.3 में क्या क्या प्रश्न दिया है उसको हम बताएंगे, उसके बाद प्रमेय बताएंगे और पीछे के जो प्रमेय बताए हैं उसके आधार पर ये चैप्टर बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न 1 में चलते हैं। तो प्रश्न 1 में दिया है कि वृत्तों की कई जोड़े खींचिए। मतलब कि आप वृत्त बनाइए जोड़ा में और प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो देखिए जब ये प्रश्न बनेगा तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव में भी आएगा प्रश्न बनकर कि पूछेगा कि वृत्तों में अधिकतम कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आ जाएगा जैसे ये प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए हम बहुत सारे वृत्त के जोड़े लेते हैं। जैसे नंबर 1 में हम लेते हैं, ये मैंने वृत्त लिया, ये वृत्त का जोड़ा हो गया, एक और तो जोड़ा हो गया। फिर 2 नंबर में वृत्त का हम जोड़ा लेते हैं, ये वृत्त का हमने जोड़ा ले लिया, ठीक है, ये वृत्त का जोड़ा ले लिया। अगला लेते हैं वृत्त का जोड़ा, जोड़ा मतलब कि 2 लेना है, ये ले लिया। उसके बाद एक और वृत्त का जोड़ा लेते हैं, ये हमने वृत्त का जोड़ा ले लिया, ठीक है। एक और ले लेते हैं। आपसे जितना संभव हो सके उस तरह से आपने वृत्त का जोड़ा लेकर खींच लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने इस तरह से वृत्त का तो जोड़ा ले लिया, तो इसमें बोल रहा है कि आप ये बताइए कि कितने बिंदु जो हैं इसमें उभयनिष्ठ आपको दिख रहे हैं। तो देखिए पहला जो है ये दोनों वृत्त जो है अलग अलग है, तो एक दूसरे को ये तो प्रतिच्छेद कर नहीं रहा है, एक दूसरे में टच भी नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है। इसी की जैसे ये भी 5वां नंबर जो देखिए 1 और 5 में आप देखेंगे कि दोनों वृत्त जो है अलग अलग है, तो इसमें एक भी बिंदु जो है उभयनिष्ठ आपको नहीं मिल रहा है। 1 और 2 तो यहाँ पर लिख लीजिएगा चित्र 1 और 5 में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। 1 और 5 में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अब दूसरा नंबर में चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर में ये दोनों वृत्त एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर एक बिंदु जो है आपको मिल रहा है उभयनिष्ठ। मतलब ये बिंदु जो है पहला वाला के लिए भी है और दूसरा वाला के लिए भी है। और उसी की जैसा आप देखेंगे तो चौथा नंबर में भी यहाँ पर ये दोनों वृत्त जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसमें भी आपका एक बिंदु उभयनिष्ठ दिख रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चित्र 2 तथा 4 में एक बिंदु उभयनिष्ठ है, एक बिंदु उभयनिष्ठ आपको दिख रहा है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद आपका जो बन गया ये तीसरा नंबर, और ये देखिए आपका, हाँ ये तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरा नंबर में देखिएगा कि यहाँ पर 2 बिंदु जो है उभयनिष्ठ दिख रहा है चित्र 3 में। तो आप कह सकते हैं कि अधिकतम बिंदु जो होगा वृत्त में, अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा 2 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर में, अतः यहाँ पर लिखिएगा स्पष्टता 2 वृत्तों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 है। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप जो है इसको बना सकते हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसको अच्छा से
प्रश्न के रूप में बना लीजिए, ये आएगा 1 नंबर का प्रश्न। चलिए अगला दूसरा नंबर कर रहा है कि मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया है और एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो ये इसका कहने का मतलब है कि आपको एक वृत्त दिया गया, इस तरह से ये एक आपको वृत्त दिया है और इसमें केंद्र नहीं है, आपको केंद्र पता करना है, केंद्र कैसे मिलेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे, आप 2 जीवा लीजिए, इसमें क्या कीजिए, 2 जीवा लीजिए और परकाल के सहायता से आपको लाइन का समद्विभाजक कीजिए, इसको समद्विभाजित कीजिए। ये जो रेखाखंड है जीवा, ये ए बी और ये जो सी है, आपको इस लाइन को समद्विभाजित करना है। आप रचना में पढ़े होंगे कि किसी रेखा को समद्विभाजित कैसे किया जाता है, मतलब 2 बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है। जैसे ये रेखा है तो आपके पास जो परकाल होगा, कंपास जो होगा, उसे क्या करेंगे कि आधे से अधिक ले लेंगे, आधे से अधिक, और एक बार यहाँ पर बिंदु रखेंगे उसका नोक, और पेंसिल वाले नोक से एक बार इधर कट करेंगे, आधे से अधिक चाप लेना है, और एक बार इधर कट करेंगे। ठीक, फिर एक बार आप इधर बिंदु लीजिए, मतलब ए पर लिए पहले, तो अब बी पर लीजिए, और आधे से अधिक जो चाप वो लिए थे पहला बार, वही सेम चाप, घटाना बढ़ाना नहीं है। एक बार इधर कट कीजिए और एक बार इधर कट कीजिए और एक दूसरे को मैच कीजिएगा, तो आपको ये बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा। तो उसी तरह से इसमें भी करना है, एक बार बिंदु ए से और बी से इसको समद्विभाजित कीजिए, एक बार ए से काटिए तो एक बार इधर कटेगा, एक बार इधर कटेगा। उसके बाद आप बी से इसको एक बार इधर काटिए और एक बार इधर काटिए, इसको ऐसे मिला दीजिए लंबा लाइन से। सेम यही करना है आपको बीसी लाइन को, बी पर एक बार लीजिए और इसको ऐसे काटिए और एक बार इधर काटिए। उसके बाद आप सी से लीजिए और सी से लेकर एक बार इधर काटिए और एक बार इधर काटिए, जो चाप एक बार लिए थे उसी चाप से, और इसको ऐसे मिला दीजिए। तो मिलाइएगा तो देखिएगा कि यहाँ पर ये कट रहा है, यही जो है आपका वो बिंदु जो है आपका केंद्र होगा, यही जो है आपका केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से आप केंद्र ज्ञात कर सकते हैं किसी भी वृत्त का। चलिए अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है, इसको सबसे अच्छा मान सकते हैं। ये आपके प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे। ये कह रहा है कि यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो देखिए 2 वृत्त ले लीजिए, ऐसे हमने 2 वृत्त ले लिया, इस तरह से हमने 2 वृत्त ले लिया, और 2 वृत्त जो लिए हैं इसमें कह रहा है कि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों वृत्त जो है सेम त्रिज्या का ही लीजिएगा, या अलग अलग भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों वृत्त को यहाँ पर बोला नहीं है कि सेम त्रिज्या का लेना है। इसका मान लीजिए कि केंद्र O है और इसका जो है केंद्र O' है, ये मान लिए, और ये दोनों केंद्र को हमने मिला दिया। ठीक, तो मिलाया तो इसमें देखिए आपको एक जो है जीवा है, ये जीवा है AB, ये A है और ये B है, B आपका जीवा है, और यहाँ पर जो है ये M पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये बिंदु जो है आपका M है। ठीक, M है, और हमने क्या किया है कि इसको यहाँ से मिला दिया है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाने पर आपका वृत्त बना है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे आपने मिलाया है, यहाँ से ऐसे मिलाया है, और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो आपका इसमें एक वृत्त इसमें त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है। त्रिभुज कौन कौन से बना है ये देखिए, अब हम चलते हैं लिखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि जो सर्कल है एक O केंद्र का
और आर त्रिज्या, तथा एक और जो सर्कल है, दूसरा सर्कल, वो सर्कल है ओ डैश केंद्र है, और इसका जो त्रिज्या हमने मान लेते हैं इसका एस है। त्रिज्या की लंबाई अलग है, दो वृत्त है जो परस्पर ए और बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, ए बिंदु और बी बिंदु पर ये वृत्त एक दूसरे को क्या किया? प्रतिच्छेद किया है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है? तो सिद्ध करें कि ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि लंब तो है ही, ये समद्विभाजित तो कर रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर भी होगा। मतलब कि ये आपका जो है ओ डैश, ये त्रिज्या एक दूसरे को एक वृत्त दूसरे वृत्त का केंद्र से जो हमने मिलाया है, और ये जो है आपका जीवा है ए और बी। तो यहाँ पर अगर इस लाइन को समद्विभाजित कर रहा है ओ डैश को, तो यहाँ पर लेकिन ये 90 डिग्री भी है, मतलब कि ये इस पर परपेंडिकुलर भी होगा। जैसे आपको ये कह रहा है कि ये जीवा जो है, यहाँ पर मैंने ये गलत बोला कि ओ डैश को समद्विभाजित नहीं, ये ए बी को समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। जैसे ये 3 सेंटीमीटर ऊपर होगा, यहाँ से यहाँ तक का अगर 3 सेंटीमीटर का होगा, तो ये नीचे भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। मतलब कि ए बी जो है आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। तो एम जो है ये बिंदु, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, ए एम बराबर बी एम इक्वल टू कितना? 3 सेंटीमीटर। ये आपका कह रहा है, और साथ ही यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ये आपको यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए, दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है कि जहाँ त्रिभुज मिलता है हम वहाँ पर सर्वसम समता यूज करते हैं। सर्वसम समता से ही हमारा त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जैसे ही त्रिभुज सर्वसम होगा, उसका संगत भाग बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर त्रिभुज को सर्वसम करेंगे। तो अब हम लिखते हैं, यहाँ पर एक रचना लिख लेते हैं। रचना हमने क्या क्या किया उसको लिख लेते हैं। रचना में लिखेंगे रेखाखंड OA, मतलब ये त्रिज्या जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, OA, OB, O डैश A तथा O डैश B खींच लिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या देंगे? हमको दो त्रिभुज लेना है। कौन कौन? O डैश लेते हैं तथा OB O डैश लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आएगा कि यहाँ पर जो त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज अगर देखें तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहा है, और चारों त्रिभुज जो है आपका अलग अलग से बन रहा है। यहाँ पर 2 भी त्रिभुज बन रहा है, 4 भी। आप जैसे कि आप यहाँ से कह सकते हैं, जैसे यहाँ फिगर पर ध्यान दीजिएगा, फिगर यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो है त्रिभुज एक यहाँ पर है, 1 नंबर हम लिखते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर है 1 नंबर, और एक त्रिभुज यहाँ पर, ये 2 नंबर। हम इन दोनों त्रिभुज को भी हम सर्वसम कर सकते थे। उसके बाद यहाँ से आप देखें तो इधर भी है, यहाँ पर 3 नंबर त्रिभुज और ये 4 नंबर त्रिभुज। ये 3 और 4 को भी लेकर सर्वसम कर सकते थे।
उसके अनुसार अगर 1 और 2 को मिलाकर देखा जाए तो इधर से भी हम त्रिभुज लेकर सुरंग सम कर सकते थे, यहाँ से ऐसे त्रिभुज को लेकर भी सुरंग सम कर सकते हैं, एक त्रिभुज इधर से एक त्रिभुज इधर से। लेकिन हमने जो त्रिभुज लिया है इस तरह से लिया, एक यहाँ से ऊपर का और फिर एक नीचे का। ऐसा हमने क्यों किया? तो ध्यान दीजिएगा, हमको जो यहाँ पर सुरंगसम दिखाना है, जो सिद्ध करना है, बराबर दिखाना है, जो सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला भाग जो दिखाना है, हमको ए बी का लंब समद्विभाजक मतलब कि ए एम बराबर बी एम दिखाना है, ए एम बराबर बी एम दिखाना है। तो ए एम बराबर बी एम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज 1 और 2 को हम ले लेंगे। त्रिभुज 1 और 2 को हम लेकर क्या कर सकते हैं, त्रिभुज 1 और 2 को हम यहाँ पर सुरंगसम दिखा सकते हैं। लेकिन ये किस स्थिति में दिखाएंगे कि हमको इन दोनों में से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो हम इन दोनों त्रिभुज से हम एक एंगल को लेंगे या यहाँ से यहाँ तक इसको बराबर दिखाएंगे, तो हम उस त्रिभुज को दोबारा लेकर हम वहाँ पर सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले में। इन दोनों में से CPCT से क्या हमको मिलता है उसके अनुसार हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे, 1 और 2 में या 3 और 4 में, उन दोनों में से कुछ मिल जाएगा संगत भाग, तो इन दोनों त्रिभुज को हम सुरंगसम कर देंगे। तो सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, इसलिए कि बड़े वाले त्रिभुज में हमको 3 चीज़ आसानी से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि इन दोनों का जो है त्रिज्या जो है सेम है, बराबर है। त्रिज्या जो है क्या, एक दूसरे को हम बराबर दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर त्रिभुज 1 का और ये त्रिभुज 2 का, ये दोनों त्रिज्या एक समान। फिर ये त्रिभुज 3 का और त्रिभुज 4 का, ये त्रिज्या एक समान हो जाएगा। और उसके बाद जो है OM जो है OA जो है एक दूसरे का कॉमन हो जाएगा। तो S सुरंग समता से त्रिभुज सुरंगसम हो जाएगा। तो हमने ये जो त्रिभुज लिया है दोनों में, अब ध्यान दीजिए कि इसमें क्या है। तो OA बराबर है OB का, ये क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। यहाँ पे देखिएगा O'A बराबर है O'B का, और ये भी जो है क्या है, रेडियस है। हमने पहले दूसरे त्रिभुज का रेडियस हमने S माना है, तो इसलिए S लिखा है। और OO' बराबर OO' जो है दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज जो होगा OAO' तथा ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBO' का। सर्वांगसम हो गया। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज जो है सुरंगसम हो गया। जैसे त्रिभुज सुरंगसम होता है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है आपस में बराबर हो जाता है। तो देखिए एंगल AOO' बराबर एंगल BOO' जो होगा आपस में बराबर होगा। जैसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। फिगर में ध्यान दीजिएगा, AOO' ये एंगल और यहाँ पर ये एंगल आपस में बराबर होगा CPCT से। CPCT से हम इसको बराबर कर देंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे बाई CPCT, CPCT से बराबर हो गया। उसी के अनुसार आपका इधर का भी एंगल हो जाएगा बराबर, ये नीचे वाला भी एंगल आपका बराबर इन दोनों का हो जाएगा। चलो आगे हम लिखते हैं कि माना कि, यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि AB और
और O डैश का प्रतिच्छेद बिंदु M है। यहाँ पर जो M बिंदु मान लिया है, मान लेते हैं कि M जो है इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है M बिंदु पर। फिगर में ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज AOM और त्रिभुज BOM में, अब इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। जो हमने M बिंदु माना कि M प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें नंबर 1 और ये नंबर 2 त्रिभुज में हम चलते हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम सुरंग करते हैं। क्या? तो सबसे पहले देखिएगा कि त्रिज्या दोनों का सेम है। OA बराबर OB है, OM बराबर OM कॉमन है। और ये देखिएगा एंगल जो है हमने अभी यहाँ पर बताया था कि भाई CPCT से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल जो है इसका बराबर होगा एंगल AOM बराबर एंगल BOM। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमने ये लिखा है CPCT से। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब कि हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। ये CPCT से हमने दिखाया था कि ये एंगल जो है आपस में क्या है, CPCT से बराबर होगा एंगल 1 और एंगल 2। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि एंगल जो है आपका O डैश बराबर एंगल AOM लिख सकते हैं इसके बराबर, और एंगल BO डैश बराबर हम एंगल BOM लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि O डैश यहाँ लंबा है और उसके बीच में पहले ही एक बिंदु M पड़ गया, तो हम उसको M को ही ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर M बिंदु यहाँ पर आ गया, यहाँ पर O डैश यहाँ पर दूर है, यहाँ पर O है, ये A है, तो हम यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर यही बताया आपको कि पहला जो त्रिभुज हमने सुरंग किया था, तो उसमें एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमने बराबर दिखा दिया कि ये संगत भाग है त्रिभुज के, तो इसलिए बाई CPCT से बराबर होगा ये एंगल 1 और एंगल 2। तो इस तरह से हमने, इसीलिए हमने बोला कि हमने ये बड़े वाले पहले त्रिभुज को ऊपर से क्यों लिया, इसलिए कि हम कुछ इसके भाग को बराबर दिखा देंगे ताकि त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 को सुरंग करने में हमको आसानी पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर दोनों एंगल को बराबर दिखा दिया। तो अब हम इसलिए कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज AOM सुरंग त्रिभुज BOM, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं SAS सुरंग समता से ये दोनों त्रिभुज जो है सुरंग हो गया। तो इसलिए जैसे ही सुरंग हो गया, तो इसलिए कह सकते हैं AM बराबर MB बराबर हो जाएगा CPCT से, CPCT बाई लिख दीजिएगा, बाई CPCT से कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, आप कह सकते हैं कि सुरंग त्रिभुज के संगत भागे जो होते हैं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। इसलिए यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल AMO बराबर एंगल BMO। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि एंगल, ये मान लीजिए एंगल 3, इसको मान लीजिए एंगल 3 और इसको मान लीजिए एंगल 4। फिगर में ध्यान दीजिएगा, एंगल 4, तो एंगल 3 और 4। यहाँ पर देखिए एक और फिगर हम बना कर दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल, इसको मान लीजिए 3 एंगल और ये एंगल 4, एंगल 3 बराबर जो हो गया एंगल 4 के बराबर हो गया। अब एंगल 3 और 4 आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये AB जो है एक रेखा है। तो रैखिक युग्म कोण से आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग जो होगा
इन दोनों कोणों का योग एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब जब 180 डिग्री के बराबर होगा तो दोनों कोण तो आपस में बराबर है, तो 3 की जगह 4 लिख सकते हैं या 4 की जगह 3 लिख सकते हैं। तो इसलिए बट यहाँ पे लिख सकते हैं बट, लेकिन एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू कितना 180 डिग्री। यहाँ पर रैखिक युग्म अभिगृहित से यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित से आप इतना लिख सकते हैं। इसलिए एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180 हो जाएगा। टू एंगल ए एम ओ इक्वल टू 180, ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका एंगल ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए एम ओ बराबर एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका अतः लिख सकते हैं ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विबाहु भाजक है। ये आपका सिद्ध हुआ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो इस तरह से हमने आपका ये प्रश्न कंप्लीट किया। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज जो है आपका 10.4 में। पहला जो क्वेश्चन है जो हमने अभी जो आपको सिद्ध किया आपको प्रश्न, उसी के आधार पर ये बन जाएगा। एक्सरसाइज अब हम लोग पढ़ेंगे 10.4। 10.4 में आपका पहला प्रश्न जो है अभी जो हमने प्रूफ किया है इसी के आधार पर है, इसी के बेस पर है। चल यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया और ये हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। और इसमें कह रहा है कि उनके केंद्र के बीच की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब दोनों के केंद्र के बीच की अगर दूरी दोनों को त्रिज्याओं के जोड़ने पर छोटा हो, देखिए जैसे 5 प्लस 3 अगर जोड़ रहे हैं 8 हो रहा है, दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन यहाँ पर दूरी कितना दिया 4। तो इसका मतलब कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब दोनों को त्रिज्या के जोड़ने पर जो आता है उससे अगर छोटा आए दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, तो समझिएगा कि एक दूसरे को वो क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए कि अगर त्रिज्या अगर नहीं प्रतिच्छेद करेगी तो या तो अगर केवल स्पर्श करेगी एक बिंदु पर, तो समझिए कि इन दोनों त्रिज्याओं का योग जो होगा वो बराबर होगा इनके बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर अगर केवल स्पर्श कर रही है, देखिए मैंने जो वृत्त बनाया अभी ये स्पर्श यहाँ पर कर रही है, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, इनके दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यदि दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रही है तो समझिए कि इनके बीच की दूरी जो होगा इन दोनों को त्रिज्याओं को जोड़ने पर जितना आता है उससे अधिक होगा, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तीनों प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब आता है, ऐसा प्रश्न बनता है। तो चलो अब हम इस पर चलते हैं, विचार करते हैं कैसे ये बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया है उसको हम लिखेंगे। अब ये दोनों वृत्त एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद कर दी, तो इसका केंद्र O है और इसका O' है। अब इसमें कह रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात की। इसमें जो जीवा दोनों को मिलाकर जो बनेगा, तो दोनों को मिलाकर जीवा ये बनेगा। यहाँ से ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ से इन दोनों को जो टच करेगा वही बनेगा। जैसे इसको A मान लीजिए और इसको B, माने A और B पर दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ से यहाँ तक इसका जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो
इनकी त्रिज्या यहाँ पर ऐसे में मैच कर दीजिए और इनकी त्रिज्या यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो ये जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का है त्रिज्या और ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। और टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक वो 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी की जो लंबाई है वो क्या होगा, ए बी की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप देखेंगे कि ये जो है बिंदु एम पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बी और ओ डैश, ये ओ डैश और ये ए बी एक दूसरे को यहाँ पर एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर हमने जो अभी आपको थ्योरम जो बताया है, इसके पिछले जो प्रश्न को बताया था कि जीवा को 2 बराबर भागों में ये बांटती है। इसका मतलब कि ए एम बराबर एम बी है, ए एम बराबर एम बी है। तो यहाँ पर केवल हम ए एम की लंबाई अगर ज्ञात कर देंगे तो जीवा जो हो जाएगा ए बी 2 गुना ए एम हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, आपको ए बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई हमको मिल रहा है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज मिल रहा है, ये ओ डैश है और ये ए है। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो अगर ये देखा जाए कि 3, 4 और 5 दिया है तो 3, 4, 5 जब भी अगर दिया रहेगा तो समझिएगा कि ये तो समकोण त्रिभुज बना रहा है। लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो ऐसे पता चल जाएगा कि मतलब कि अगर भुजा की लंबाई 3, 4 और 5 दिया है तो कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर, इस तरह से कीजिए तो ये 25 = 16 प्लस 9, तो 25 = कितना, 25 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पर लग रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन हमेशा ये नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके लिए यूज करेंगे कि यहाँ पर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल रहता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं क्या, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला किसी भी त्रिभुज के लिए, लेकिन अधिकतर उस त्रिभुज के लिए निकालते हैं जिसकी भुजा की लंबाई अलग अलग दिया हो। मतलब विषम बाहु त्रिभुज के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। तो हम आपको इसको हीरोन्स फार्मूला पर नहीं बताते हैं, इसलिए कि आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए और शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर करके उसको जोड़ दीजिए। अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो समझिए कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सब लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं जो आपका दिया हुआ है वो लिखते हैं AO = 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से AO 5 सेंटीमीटर है, AO' = 3 सेंटीमीटर और OO' = 4 सेंटीमीटर। और AB के वैल्यू ज्ञात करना है, AB का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। आगे तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला कैसे ज्ञात करते हैं, हम सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप किससे, S से सूचित करते हैं। S = A + B + C/2। तो हम मान लेते हैं कि ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है और ये C का वैल्यू है। तो 5 + 3 + 4 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा, 12/2 = कितना, 6 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज OAO' का क्षेत्रफल निकालेंगे।
हेरोन सूत्र से देखिए, अगर हम यहाँ पर हेरोन सूत्र से निकालते हैं तो यहाँ पर हेरोन सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर एक बार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्यों लिखेंगे कि जो क्षेत्रफल आपका हेरोन्स के फॉर्मूला से आएगा वही क्षेत्रफल का वही जो क्षेत्रफल का वैल्यू जो है इस फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। तो हम इसका यूज क्यों करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो AM है ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, और आधार तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। आधार यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रहेगा, तो जो क्षेत्रफल का जो वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा और आधार तो हमको पता ही है, तो ऊंचाई का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए हम इसका 2 बार क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेरोन्स का फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। वैल्यू लिखते हैं, S का वैल्यू 6, 6 माइनस 5 हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा और 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुना यहाँ पर घटेगा तो 1 गुना 3 गुना 2। अब इसको कर लीजिए, 6 को तोड़ लीजिए, 3 गुना 2 गुना 1 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा 2। तो यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 1 बाहर निकाल लेंगे, 3 गुना 2 निकाल लेंगे, तो हाँ ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। अब हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज OA डैश का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आधार कितना हो जाएगा 4 और ऊंचाई कितना हो जाएगा AM। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 6 गुना 2 बट्टा में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा AM। देखिए नीचे वाला जो रहता है ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो अब यहाँ से कटा दीजिए 2 से, और ये 2 से कितना हो जाएगा 3। तो AM इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसलिए AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू हो जाएगा AM प्लस MB, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि AM बराबर क्या है MB है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर। आपका जीवा की लंबाई कितना आ जाएगा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। आपका आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा, अतः उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपका बन जाए। चलिए अब अगला हम प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवा वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 वृत्त है, ये लीजिए यहाँ पर आपको 2 वृत्त एक वृत्त है, यहाँ पर एक वृत्त है और इसके अंदर 2 समान जीवा की लंबाई समान है। तो एक जीवा मान लीजिए एक यहाँ से हो गया और एक जीवा जो है यहाँ से हो गया, लेकिन दोनों की लंबाई जो है एक समान है। ये AB मान लीजिए और यहाँ पर CD मान लीजिए, और ये आपका केंद्र है, केंद्र O। जीवा की लंबाई समान है, मतलब कि AB बराबर CD। अगर 5 सेंटीमीटर का होगा तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का होगा तो 6 सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर हैं। तो जीवा के जो खंड हैं, जीवा के खंड जो मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं E पर,
तो जो जीवा के खंड है, जैसे AE है यहाँ पर AE, तो AE जो है बराबर होगा CE के, ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि BE जो है बराबर होगा DE के। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो इसके लंबाई के बराबर बोल रहा है कि वो बराबर है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दूसरी बात बोल रहा है कि ये जो है लंबाई यहाँ से ED और यहाँ पर EB, ये दो है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये ऐसा बोला है। तो बराबर जब भी बोले सिद्ध करने के लिए तो वहाँ पर हम सर्वांगसम यूज करते हैं, और सर्वांगसम के लिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हमने बताया है कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो चलिए हम यहाँ से केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिए। जीवा से क्या कर दिया हमने, एक लंब डाल दिया, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर लंब। तो लंब डाल दिया यहाँ पर, इसको मान लीजिए ये M है और ये आपका N है, और हमने जो प्रतिच्छेद जो बिंदु है यहाँ पर E से O को मिला दिया। तो यहाँ पर देखिए कि दो त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका दो त्रिभुज यहाँ पर ऐसे बन गया है। ध्यान दीजिएगा, एक ये त्रिभुज बन गया और दूसरा ये त्रिभुज बन गया। दूसरा देखिए मैं फिगर बना दी, ये 1 नंबर बन गया और ये 2 नंबर, दोनों त्रिभुज बन गया। अब ये दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कर देंगे तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट जो हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भागे क्या होती है, आपस में बराबर होती है। हम यहाँ पर त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देते हैं, और जैसे त्रिभुज सर्वांगसम होगा आपका जो पूछ रहा है सिद्ध करने के लिए, इसके संगत भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है प्रश्न में। चलो, तो इसका जो दिया है क्या वो लिखते हैं, लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं AB तथा CD है, AB तथा CD है, जो एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करें कि AE बराबर CE और BE बराबर DE है। यही सिद्ध आपको करना है। यहाँ पर आपको बोला है कि जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर है, तो यही जीवा के खंड है, आपका सिद्ध करना है। चलिए अब हम लिखते हैं, इसमें हमने रचना किया है ना, रचना क्या किया है कि जीवा पर हमने लंब डाला है और वहाँ पर केंद्र से जो जीवा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उसको मिलाया है। तो लिखेंगे O से M तथा N को मिलाया है, या लिख सकते हैं ON परपेंडिकुलर CD तथा OM परपेंडिकुलर AB लिया।
तथा ओ से ई को मिलाया, ई को मिलाया। ये आपको रचना लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपना इतना लिखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। अब हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी है जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ब्रैकेट में, जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम दोनों त्रिभुज में लेकर चलते हैं। त्रिभुज EOM तथा त्रिभुज EON में, इन दोनों में चलते हैं। इन दोनों में अब देखिएगा तो जीवा दोनों बराबर है। तो जब जीवा दोनों बराबर है तो केंद्र से उसकी दूरी भी बराबर हो गई। तो यहाँ पर लिखेंगे OM बराबर ON। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर OM और ON जो है आपस में बराबर होगा। फिगर में देखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी बराबर होती है। लिख लीजिएगा। यहाँ पर EU बराबर EO कॉमन है, उभयनिष्ठ ये उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर देखिएगा जो केंद्र से जीवा पर जो डाला गया है लंब वो 90 डिग्री का है। तो एंगल लिखिएगा OME बराबर एंगल ONE और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रत्येक 90 डिग्री। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसलिए RHS सुरंग क्षमता से त्रिभुज EOM बराबर सुरंगसम त्रिभुज EON, त्रिभुज सुरंगसम हो गया। तो जैसे ही त्रिभुज सुरंगसम हो गया, इसका संगत भाग बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संगत भाग क्या बराबर होगा और सिद्ध करना क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ पर संगत भाग जो बराबर होगा आपका EM बराबर होगा EN का। लेकिन हमको सिद्ध जो करना है, आप फिगर पर ध्यान दीजिएगा, सिद्ध जो करना है AE और EC सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर आपका जीवा जो है, जीवा के आधा भाग AM और बराबर होगा आपका क्या CN के बराबर है। तो इन दोनों में से अगर AE घटा देंगे AM में से EM घटा देंगे EM और CN में से EN घटा देंगे तो हमारा AE बराबर EM हो जाएगा। यही तो सिद्ध करना था, यहाँ पर EC हो जाएगा। यही तो सिद्ध करना था, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका जो AM है, AM और बराबर है CN के, तो मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। और आपका EN जो आया है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर बराबर है। तो इन दोनों में से अगर 5 में से 3 इधर पर घटा लीजिए, 5 में से 3 इधर पर घटा लीजिए, 2 बराबर क्या आ जाएगा 2, मतलब कि AE बराबर क्या आ जाएगा CE हो जाएगा या EC हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बाई CP CT से क्या बराबर हो जाएगा, इसलिए
ई एम बराबर हो जाएगा आपका ई एन बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, बाई सी पी सी टी, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिएगा चूंकि ए बी बराबर सी डी दिया है, जीवा जो है बराबर है, दिया है ना। अगर दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड करते हैं 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी, तो आपका क्या आ जाएगा, ए एम बराबर सी एन आ जाएगा, या बी एम बराबर क्या आ जाएगा, डी एन आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण जो है आपका क्या कीजिए कि समीकरण 2 में से 1 को घटा लीजिए। यहाँ पर समीकरण 2 में से अगर 1 को घटा लेंगे, घटाइए, यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो घटाइए, ए एम में से आपका ई एम घटेगा बराबर, देखिए एल एच एस को एल एच एस में से घटाइए, आर एच एस को आर एच एस में से घटाइए, सी एन में से ई एन को घटाइए, तो आपका क्या आ जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा सी ई। यही आपको प्रूफ करना था। एक प्रूफ हो गया। दूसरा, पुनः अब समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, सॉरी 3 में 1 को जोड़ने पर जोड़िए समीकरण 3 में, तो बी एम प्लस ई एम इक्वल टू डी एन प्लस ई एन। जैसे ही जोड़िएगा आपका क्या आ जाएगा, बी ई इक्वल टू डी ई। यही आपको सिद्ध करना था। ये आपका सिद्ध हो गया और बहुत ही आसानी से। इसलिए अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जीवा के संगत खंड बराबर होते हैं, इसलिए जीवा के संगत खंड बराबर होते हैं। ये अपना लिख लीजिए। चलिए, इस तरह से हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका जीवा के संगत खंड क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और यहाँ से यहाँ तक यही प्रूफ करना था। चलो, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न 3। बहुत ही अच्छा है, इसी से मिलता जुलता है, सेम टू सेम इसी के जैसा। यही वाला प्रश्न कर रहा है कि एक वृत्त, तो ले लीजिए एक वृत्त, ये हमने ले लिया एक वृत्त। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवा वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, सेम इसी के जैसा जो हमने अभी इसको 2 जीवा लिया था, ये 2 जीवा आपको ले लिए। ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है। इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको ए बी और इसको सी डी मान लीजिए, पहले जो बनाए थे उसी के जैसा। और यहाँ पर ओ केंद्र है, यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर डाला गया और इसको मिला दिया। हमने खुद से बनाया ये त्रिभुज। क्यों? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सिद्ध करें कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपका केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। जिसे इसको फिगर में ध्यान दीजिएगा, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, ठीक। तो ये जो बोल रहा है कि अब बताइए कि ये जो है आपका बराबर है।
इसको M, इसको N और इसको E। तो इसको जैसे इसको ये उल्टा हो गया तो मान लीजिए इसको 1 इसको 2 कर लीजिए। चलो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर फिगर हम बाहर बनाकर दिखाते हैं आपको। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये आपको दिखाना है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपस में बराबर है, यही दिखाना है। तो जब भी बराबर की बात करता है हम वहाँ पर सोरांशम यूज करेंगे, दोनों त्रिभुज को सोरांशम कर देंगे और सोरांशम त्रिभुज की संगत भागे क्या होती है, बराबर होती है। हम दिखा देंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं AB तथा CD वृत्त के अंदर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। अब रचना लिखिए। रचना E को O से मिलाया, लिख लीजिएगा। सिद्ध कर रही है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल MEO बराबर एंगल NEO, मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपको दिखाना है। ये आपका एंगल 1 और ये आपका एंगल 2, आपको ये दिखाना है फिगर। अब हम यहाँ पर प्रमाण चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। लिखते हैं प्रमाण में, चूंकि OM परपेंडिकुलर है AB तथा ON परपेंडिकुलर CD है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जीवा का केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं, जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज EOM तथा त्रिभुज EON में। अब हम इसका दिखाते हैं क्या क्या बराबर है। तो OM जो है बराबर होगा ON का, क्योंकि बराबर जीवा है और बराबर जीवा का जो है केंद्र से दूरी समान होती है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी लिख लिए। OE बराबर OE होगा, सॉरी EO लिखिए या OE लिखिए, दोनों बराबर ही होगा। EO बराबर EO कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला लाइन है ये दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री के यहाँ पर बना रहा है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल OME बराबर एंगल ONE। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे प्रत्येक समकोण या 90 डिग्री। इसलिए
एच एस सुरंग समता से त्रिभुज ई ओ एम सुरंगसम त्रिभुज ई ओ एन, त्रिभुज सुरंगसम हो गया। अतः एंगल एम ई ओ बराबर होगा एंगल एन ई ओ को बाई सी पी सी टी से। ये प्रूफ हो गया, मतलब कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 जो हमने माना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से आपका ये हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर ना बहुत ही आसानी से 2 लाइन, एक लाइन में ऐसे ही बन जाएगा। करा कि यदि एक रेखा को दो समकेंद्री मतलब समान केंद्र, ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों का केंद्र एक समान है, एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या, मतलब कि एक का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा तो एक का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दिया गया। एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनके केंद्र ओ है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि ए बी बराबर सी डी, यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर फिगर में कि ये ए बी जो है सी डी के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये छोटा वृत्त है तो इसकी जीवा अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर बी सी है तो बी सी है तो अगर हम जीवा पर केंद्र से मिलाते हैं, केंद्र से लंब डालते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। और बड़े वाले वृत्त में भी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक जीवा जो होगा इसको भी बराबर भागों में बांटेगा। तो क्या करेंगे, छोटे वाले जो जीवा है बड़े वाले जीवा में से घटा देंगे, छोटे वाले वृत्त का जो जीवा है बड़े वाले वृत्त के जीवा में से घटा देंगे तो आपका ये जो बीच वाला जो ये दूरी पूछ रहा है ना, ये आपका निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा, ये वाला दूरी निकल जाएगा जब हम ये छोटे वृत्त वाले जीवा जो है बड़े वाले वृत्त के जीवा से घटा देंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये 2 लाइन में ही बन जाएगा, बहुत ही आसान है। दिया है 2 समकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र O है, एक रेखा वृत्त को ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करें। कि ए बी जो है बराबर है सी डी के, ये सिद्ध करना है। अब रचना लेते हैं, यहाँ पर एक रचना लिखेंगे, ओ एम परपेंडिकुलर ए डी खींचा, हम खींचते हैं यहाँ से ये बिंदु एम लेते हैं ओ एम और ए डी खींचा, ये हमारा जो है ए डी है यहाँ से यहाँ तक, और ये ओ बिंदु से एम पर परपेंडिकुलर खींच दिया। और आपको पता है थ्योरम में आपने पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको समद्विभाजित करती है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर परमान लिखते हैं। चलो, चूंकि ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी, ब्रैकेट में लिखेंगे रचना से, इसलिए ए एम बराबर हो जाएगा डी एम, समीकरण 1, और ब्रैकेट में लिख लेंगे
जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार BM इक्वल टू आपका हो जाएगा CM। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर CD। ये हो गया आपका प्रूफ। ये सबसे आसान प्रश्न, यही सिद्ध करना हो गया। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 5 भी है बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या करा कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लीजिए। ये हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसमें कह रहा है कि 3 लड़कियां हैं, वृत्त पर 3 लड़कियां खड़ी हैं। पहला रेशमा, ये रेशमा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रेशमा को यहाँ पर R से सूचित करेंगे। सलमा एक दिया है, सलमा को S से और मनदीप को M से सूचित करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न में जो से बोल रहा है वैसे हम लिखेंगे। कह रहा है कि 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर खड़ी है आपकी रेशमा मान लीजिए यहाँ पर खड़ी है, रेशमा खड़ी है और ये सलमा को फेंकती है। तो सलमा मान लीजिए यहाँ पर खड़ी है और फिर सलमा जो है मनदीप को, तो मनदीप यहाँ पर खड़ी है मान लीजिए, तथा मनदीप के पास, तथा मनदीप जो है रेशमा के पास फेंकती है। तो मनदीप यहाँ से यहाँ फेंकेगी तो रेशमा के पास यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है और एक यहाँ से यहाँ तक। फिगर पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये एक दूसरे के पास गेंद फेंक रही है। ये आपका केंद्र है O, ये केंद्र है आपका वृत्त का केंद्र O है। तो अगर हम ये देखें तो अब हम केंद्र से इसको मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है, मतलब कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर और ये भी 6 मीटर है। रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप, यहाँ पर बोला है रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है और त्रिज्या जो है हमारा 5 मीटर का है। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या जो है 5 मीटर का है। तो त्रिज्या अगर देखा जाए तो OR इक्वल टू OM इक्वल टू OS इक्वल टू कितना 5 मीटर। OS यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान दीजिएगा। OS मतलब सलमा, केंद्र से सलमा। तो यहाँ पर आपको बोला है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, मतलब RM इक्वल टू व्हाट, RM की दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। जीवा पर केंद्र से जो दूरी है ये 90 डिग्री कहलाता है। इसको हम मान लेते हैं बिंदु N पर प्रतिच्छेद कर रही है।
तो यहाँ पर आपको हमने अभी बताया कि जब भी जीवा की लंबाई ज्ञात करना होगा तो यहाँ पर जो आर एन जो बन गया आपका एक जीवा बन गया। तो कभी भी अगर जीवा की लंबाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम उसके आधे भाग की लंबाई ज्ञात करते हैं। आर एन इक्वल टू एम एन, यही वैल्यू ज्ञात करेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो आपकी पूरी जीवा की लंबाई निकल जाएगी। तो इसके पीछे के प्रश्न में हमने ये इसके बारे में बताया कि कैसे हम जीवा की लंबाई निकालते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ढूंढेंगे कि यहाँ पर कौन सा त्रिभुज है, और अगर समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, नहीं तो हम पाइथागोरस यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला लगाकर त्रिभुज का एरिया ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न में दिया क्या गया। सबसे पहले हम डाटा ऊपर लिखते हैं। लिखेंगे वृत्त का केंद्र O और माना कि वृत्त पर रेशमा R, सलमा S और मनदीप M है। रेशमा जो है 6 मीटर की दूरी पर है, सलमा और मनदीप की बीच की दूरी 6 मीटर है, और यहाँ पर रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी ज्ञात करना है। और यहाँ पर रेशमा और केंद्र की बीच की दूरी और सलमा और केंद्र के बीच की दूरी 5 मीटर है, जो त्रिज्या है। अब हम लिखते हैं, यहाँ पर चलते हैं, एक त्रिभुज ढूंढते हैं। त्रिभुज यहाँ पर कोई त्रिभुज, यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। देखिए कैसे त्रिभुज बन रहा है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे है और यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर जो बीच है ये O, R, S और M है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है और दोनों बराबर त्रिभुज बन रहा है। तो हम किसी एक त्रिभुज में चलते हैं। मान लीजिए हम इधर से इधर के त्रिभुज में चलते हैं, ORS में। दोनों त्रिभुज बराबर हैं, इसलिए कि दोनों की यहाँ पर त्रिज्या जो है सेम है और यहाँ पर दोनों की दूरी भी जो है यहाँ पर सेम है। ठीक, तो दोनों त्रिभुज बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज ROS में A इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 मीटर और C इक्वल टू 6 मीटर है। अब हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे, निकालेंगे सबसे पहले अर्ध परिमाप। S इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, 5 प्लस 5 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू कितना, 16/2 इक्वल टू 8 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज ROS का क्षेत्रफल निकालेंगे। हेरोन सूत्र से S इक्वल टू यहाँ पर एरिया इक्वल टू हो जाएगा √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो 8 में से निकालिए 5, फिर 8 में से घटाइए आपका 5, फिर 8 में से घटाइए 6, तो घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 8 गुना 3 गुना 3 गुना 2, इसमें से घटाइए इसमें से और इसमें से, तो तोड़िए 8 गुना कितना हो जाएगा, 2, 16 हो जाएगा। तो 4 गुना 4 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 2। यहाँ पर पेयर बनाइए, तो यहाँ पर देखिए पेयर बन रहा है। इस 2 में से 1 बाहर निकालेंगे, इस 2 में से 1 बाहर निकालेंगे और इन दोनों में से 1 बाहर निकालेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 कितना आ जाएगा, 12 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। पुनः अब हम निकालेंगे अब त्रिभुज ROS का
क्षेत्रफल इक्वल टू कितना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया कितना आ गया 12, 1/2 आधार कितना है इसका 5 मीटर। यह देखिए यहाँ पर ये लंब की वैल्यू निकालना है हमको इसका जीवा का। तो यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा 5 और गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई कितना RN। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 12 गुना 2 और बट्टे में हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा RN हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर RN का वैल्यू देखा जाए RN इक्वल टू कितना 24/5, अगर 5 से भागा दीजिएगा तो 4.8 मीटर आएगा। अब हमको निकालना था वैल्यू, क्या वैल्यू निकालना था आपका यहाँ पर RM का। तो RM जो है आपका RN प्लस NM है और RN जो है आपका NM के बराबर है। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि RM इक्वल टू हो जाएगा RN प्लस NM और ब्रैकेट में लिखेंगे 4.8 प्लस 4.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.6 मीटर और ब्रैकेट में लिख लेंगे चूँकि RN बराबर है NM के। ठीक, चलो तो इस तरह से रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी अतः लिखेंगे रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी इक्वल टू कितना 9.6 मीटर आंसर। बहुत ही आसान है। चलिए अगला अब हम चलेंगे प्रश्न 6 में। 6 भी बहुत ही आसान प्रश्न है।